हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है वो है सत्ता की साझेदारी। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह 5 हेडिंग्स में डिवाइडेड है। बेल्जियम और श्रीलंका पहला, दूसरा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तीसरा बेल्जियम की समझदारी, चौथा सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी और पांचवा सत्ता की साझेदारी के रूप। तो इन्हीं 5 हेडिंग्स को आप सीक्वेंस में करवाकर और उनके क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से करवाए जाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है और जो हेडिंग्स हैं, तो सबसे पहले हम चैप्टर का हेडिंग समझते हैं, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या हुआ कि जो भी सरकार बनाई जाए उसमें विभिन्न लोगों की हिस्सेदारी हो, साझेदारी हो। अगर साझेदारी नहीं होगी तो इसने अलग अलग 2 एग्जाम्पल से, 2 देशों के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि अगर साझेदारी नहीं होगी तो देश में तनाव उत्पन्न होगा, लोगों के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा और लोग अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं, यानी कि देश का बंटवारा भी हो सकता है। वहां पर हिंसा होने की भी संभावना है अलग अलग समुदायों में। तो इस प्रकार अगर साझेदारी कर दी जाएगी तो इन सभी चीजों को रोका जा सकता है। तो इसी साझेदारी को समझाने के लिए कि क्या साझेदारी होती है और कैसे इसको सुनिश्चित किया जाता है ताकि जो देश है उसमें तनाव उत्पन्न ना हो, जो अलग अलग जो समुदाय हैं वो मिलजुल कर रह सकें, इसके लिए इसने 2 उदाहरण दिए हैं, 2 देशों के उदाहरण दिए हैं। एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। तो पहले हम बेल्जियम का उदाहरण देखते हैं। बेल्जियम में अलग अलग जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो रहते थे 59%, ठीक है, यानी कि 59% जो लोग थे वो क्या थे, डच बोलते थे और फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। 40% फ्रेंच बोलते थे और वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। 1% जर्मन रहते थे जो इधर उधर छोटी पॉकेट में, यानी कि उसके बेल्जियम के छोटे हिस्सों में रहते थे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, डच बोलने वाले ज़्यादा हैं 59%, 59%, और फ्रेंच बोलने वाले कम हैं। लेकिन फ्रेंच वाले संख्या में कम होते हुए भी डच वालों से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। इसलिए 1950 से 1960 के बीच में बेल्जियम में बहुत अधिक तनाव रहा। जो डच बोलने वाले थे वो इस बात से नाराज़ थे कि फ्रेंच बोलने वाले कम होकर भी उनसे ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली हैं, यानी कि जो बेल्जियम में जो समृद्धि हो रही थी, जो विकास हो रहा था, उसका पूरा फायदा डच वालों को नहीं मिल रहा था। उसका ज़्यादा फायदा किसको मिल रहा था, फ्रेंच वालों का, और वो फ्रेंच वाले उसमें संख्या बल में कम थे। तो वहाँ पर बहुत गहरा तनाव चला 1950 और 1960 के दशक में। इन दोनों के बीच में जो झगड़े थे वो बढ़े। इसीलिए बेल्जियम की सरकार ने एक रास्ता अपनाया। 1970 और 1993 के बीच उसने 4 संशोधन किए अपने संविधान में, और इन 4 संशोधनों के द्वारा बेल्जियम में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि सभी जो भी अलग अलग भाषा बोलने वाले या अलग अलग संस्कृति के जो लोग रहते हैं उन सभी का जो सत्ता है उसमें साझेदारी सुनिश्चित किया जाए। यानी कि किसी भी समुदाय को ये नहीं लगना चाहिए कि इस सत्ता में मेरा तो कोई हिस्सा है ही नहीं, यानी कि उसको अकेलापन नहीं लगना चाहिए, उसको अलगाववाद नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार इस सारी बेल्जियम की जो पृष्ठभूमि थी हम एक नक्शे से, आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उससे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है बेल्जियम का मैप, ठीक है। इस बेल्जियम के मैप में हमने किया था कि वहाँ पर 3 समुदाय रहते हैं, एक डच भाषा वाले, एक फ्रेंच और एक जर्मन। तो ये इस क्षेत्र में जो कि कौन सा है, फ्लेमिश क्षेत्र, इसमें कौन से रहते हैं, 59% डच बोलने वाले, ठीक है। फिर हमने किया था कि 40% वहाँ पर कौन से हैं, फ्रेंच बोलने वाले।
तो फ्रेंच बोलने वाले कौन से क्षेत्र में रहते हैं? वेलोन क्षेत्र। तो ये सारा कौन सा है? वेलोन क्षेत्र। उसमें कौन से रहते हैं? फ्रेंच बोलने वाले। और 1% जो जर्मन बोलने वाले थे वो इस थोड़े से भाग में रहते हैं, ठीक है, जर्मन बोलने वाले 1%। तो ये हो जाता है टोटल। अब ये यहाँ ब्रुसेल्स है, उसकी राजधानी है, छोटी सी दिखाई दे रही है ना, ये ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। इसमें 80% कौन से हैं? 80% इसमें है फ्रेंच और 20% इसमें रहते हैं डच भाषा के लोग। तो यानी कि इसमें ज़्यादा बहुतायत किसकी है? फ्रेंच भाषी लोगों की। इसके बाद हम श्रीलंका को समझते हैं। श्रीलंका देश में 74% लोग सिंहली भाषा बोलते थे, 18% तमिल और 7% ईसाई लोग वहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर भी अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, यानी कि विविधता है देश में, एक रूपता नहीं है, यानी एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते। तो सीधी सी बात है कि अगर इनको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो सरकार बनाई गई है उस सरकार में इनका कोई हिस्सा नहीं है, उस सरकार में इनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, तो ये क्या करेंगे? सरकार से खफा हो जाएंगे, उसके विरुद्ध ये विद्रोह करेंगे। तो श्रीलंका में ऐसा ही हुआ कुछ कि वहाँ पर जो तमिल थे उनको दबाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो इसको भी कि ये सिंहली, तमिल और ईसाई कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इसको भी हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक में मैप दिया गया है उससे हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा है श्रीलंका का मैप। और श्रीलंका के मैप में हमने किया था कि एक तो तमिल है वहाँ पे 18%, ठीक है, और 74% वहाँ पर कौन से हैं? वहाँ पर हैं 74% सिंहली, ठीक है, और 7% वहाँ है ईसाई। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्र जो है हमारा, ये यहाँ, यानी कि उत्तर और पूर्वी जो क्षेत्र है ये कौन रहते हैं इसमें? तमिल, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये सारा, इसमें कौन से रहते हैं? सिंहली, ठीक है। और इन क्षेत्रों में कहीं मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स में। तो ये इसकी श्रीलंका की जो जातीय जो बंटवारा है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आप इसमें समझ सकते हैं। 1980 के दशक में जब वहाँ पे अलगाववाद पैदा हुआ तो इसी क्षेत्र को लेकर वो था कि यहाँ पर तमिल स्वतंत्र राष्ट्र बने, ठीक है। दूसरा जो हमारा हेडिंग है आपकी पाठ्य पुस्तक का, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुसंख्या में कौन थे? 74% कौन से थे? सिंहली। तो सिंहलियों ने क्या किया? सत्ता पर अपने कब्जे को और मजबूत करने के लिए 1956 में वहाँ की सरकार ने सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया और जो बौद्ध धर्म था उसको संरक्षण देने की बात कही कि बौद्ध धर्म को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, उसका विस्तार किया जाएगा। लेकिन अब जब बहुसंख्यकवाद हुआ और तमिलों को दबाने की कोशिश की गई तो तमिलों ने विद्रोह की नीति अपनाई सरकार के खिलाफ और अपने जो अधिकार थे उनको मांगने के लिए उन्होंने जो प्रदर्शन वगैरह है वो शुरू किए। और श्रीलंका में नौकरियों में, ठीक है, नौकरियों में, शिक्षा में, ठीक है, सभी में जो सिंहली भाषा बोलते थे, ठीक है, उन्हीं को प्राथमिकता देने की नीति शुरू की। तो बहुसंख्यकवाद क्या होता है? जब संख्या बल के आधार पर शासन को चलाया जाए, ठीक है, कि जो ज्यादा होते हैं वो अपनी मर्जी चलाएं, तो उसको क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद। कि जो ज्यादा संख्या में है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करें, तो उस विचारधारा को कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। तो 1980 के दशक से उत्तर पूर्वी श्रीलंका में जो हमने मैप में देखा था कि वो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में रहते थे तमिल, उन्होंने वहाँ पर अपनी एक स्वतंत्र सरकार, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग की और उसके लिए उन्होंने हथियार उठाए और
वहाँ पर बहुत रक्तपात हुआ, बल्कि उसका जो प्रभाव है वो भारत पर भी पड़ा। और उसी के चलते, ठीक है, भारत के जो एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री राजीव गांधी जी, वो तमिल उग्रवादियों के द्वारा मारे गए। इसके बाद जो तीसरा हेडिंग हमारा है बेल्जियम की समझदारी, कि श्रीलंका से एक अलग रास्ता बेल्जियम ने अपनाया। बेल्जियम में जो विभिन्नताएं थी, सामाजिक विभिन्नताएं थी, विशेषताएं थी, उसने उसको समाहित करने की कोशिश की, ताकि जो देश है उसमें अलगाववाद पैदा ना हो, आतंकवाद पैदा ना हो, ठीक है, हिंसा वहां पर ना फैले। तो उसके लिए उन्होंने एक मॉडल अपनाया। उस मॉडल के द्वारा उसने लगभग हर समाज के जो वो था, हिस्सा था, उसको उसमें सत्ता में हिस्सेदारी देने की कोशिश की। तो पहला है मंत्री, यानी कि जो भी सरकार में मंत्री बनेंगे वो दोनों समुदायों के बराबर के होंगे, यानी डच बोलने वाले भी उतने ही मंत्री होंगे और फ्रेंच बोलने वाले भी उतने ही मंत्री होंगे। दूसरा, शक्तियां। तो शक्तियों का मतलब क्या है कि केंद्र ने शक्तियां किसको दे दी? स्थानीय सरकारों को। जैसे अगर भारत की बात करें, भाई राज्य सरकारें हैं, तो केंद्र ने सारी शक्तियां अपने पास न रखकर किसको दे दी? राज्य सरकारों को। तो बेल्जियम ने वहां पर स्थानीय सरकारों को शक्तियां दे दी, जिससे कि जो ज्यादातर शक्तियां हैं वो निचले स्तर तक पहुंची और उसका सीधा लाभ लोगों को हुआ। तीसरा, इन्होंने क्या किया? ब्रुसेल्स में एक सरकार बनाई जिसमें फ्रेंच तथा डच दोनों के जो प्रतिनिधि थे वो बराबर थे, कि डच बोलने वाले भी उतने ही प्रतिनिधि और फ्रेंच बोलने वाले भी उतने ही प्रतिनिधि, बराबर के प्रतिनिधि। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहां पर ऐसी सरकार बनाई गई। एक चौथा, जो सबसे अलग इसकी विशेषता है, सामुदायिक सरकार। इन्होंने एक नई सामुदायिक सरकार का गठन किया, जिसमें फ्रेंच बोलने वाले की अलग सामुदायिक, डच बोलने वालों की अलग सामुदायिक और जर्मन बोलने वालों की अलग सामुदायिक सरकारें बनी। और इनको कौन कौन से अधिकार दिए गए? शैक्षिक, सांस्कृतिक, ठीक है, यानी कि शिक्षा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित और भाषा से संबंधित, भाषीय कोई भी अगर फैसला लेना है तो सामुदायिक, उस सामुदायिक सरकार की सहमति से ही वो फैसले लिए जा सकते हैं। कोई भी एक समुदाय अपने बलबूते पर इन तीन क्षेत्रों से संबंधित, विषयों से संबंधित फैसला नहीं ले सकता। जैसे श्रीलंका में था, वहां पर क्या था? बहुसंख्यकवाद, के सिंहली ज्यादा हैं तो वो अपनी ही मर्जी वहां पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बेल्जियम में इस प्रकार नहीं हुआ। उन्होंने सामुदायिक सरकार बनाई और हर समुदाय की, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है इन क्षेत्रों में, इन विषयों में, तो हर समुदाय की जो सहमति है उसको लेने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से ये हमारे आज के 3 हेडिंग्स हो जाते हैं। इनसे संबंधित जो PDF है और जो PDF से क्वेश्चन करवाए गए हैं वो इसी वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इन सभी टॉपिक से संबंधित जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है सत्ता की साझेदारी क्या है। अब ये जो चैप्टर हमारा है इसका हेडिंग ही क्या है कि सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो यह एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान कर दिया जाता है। यह समाज में झगड़े सुलझाने का एक सर्वमान्य तरीका है। तो हमने बेल्जियम का उदाहरण किया था, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। बेल्जियम, तो बेल्जियम में क्या था? जो फ्रेंच और डच बोलने वाले थे उनको सरकार में समान हिस्सेदारी दे दी गई थी ताकि उनके बीच कोई भी तनाव उत्पन्न न हो। इसी प्रकार हमने श्रीलंका का एक उदाहरण किया था। श्रीलंका में क्या था कि जो बहुसंख्यक हैं सिंहली, उन्होंने अल्पसंख्यकों तमिलों को दबाने की कोशिश की, जिससे वहां पर क्या हुआ? 1980 के दशक से तनाव उत्पन्न हो गया और अलगाववाद और हिंसा वहां पर फैली। तो इससे अगर ये तरीका अपनाया जाएगा तो समाज में किसी प्रकार का भी झगड़ा नहीं होगा।
क्योंकि झगड़ा कब होता है? जब एक को लगता है कि उसकी अनदेखी की जा रही है, उसको उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तभी झगड़ा उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, श्रीलंका से ही संबंधित है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो गृह युद्ध के क्या कारण थे श्रीलंका में? पहला, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया गया। अब वहाँ पर 18% तमिल थे, तो उनकी बिल्कुल अनदेखी कर दी गई, उनकी भाषा को भी अनदेखा कर दिया गया। अगर हम भारत की स्थिति देखें, भारत की स्थिति, तो यहाँ पर भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए गए हैं और 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया, यानी कि सभी भाषाओं को एक समान दर्जा दिया गया है, समान दृष्टि से देखा गया है और उनको फलने फूलने की आज़ादी दी गई है। दूसरा इसमें हो गया हमारा कि श्रीलंका में सिंहलियों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में प्राथमिकता दी जा रही थी। अब जो सरकारी नौकरियां थी वो उन्हीं लोगों को दी जा रही थी जो सिंहली जानते थे, ठीक है। विश्वविद्यालयों में और जो हमारे कॉलेजेज हैं उनमें भी सिंहली भाषा बोलने वालों को ही एडमिशन दिया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ, तमिलों के जो शिक्षा के अधिकार हैं वो भी छिन चुके थे। उसके बाद तीसरा, तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। अब राजनीतिक अधिकार क्या है कि जो समुदाय के लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि चुने, लेकिन जब उनको इस प्रकार से दबाया जा रहा था तो वो राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसमें भी ठीक ढंग से शामिल नहीं हो पा रहे थे। चौथा, सरकारी संरक्षण वाली योजनाओं में तमिलों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था। अब जो सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है लोगों के कल्याण के लिए, तो उन योजनाओं में भी तमिलों को जो लाभ है वो योजनाओं में नहीं दिए जा रहे थे। पांचवा, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को, बौद्ध एक धर्म होता है, तो उस धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। लेकिन जो तमिल थे वो कुछ तो हिंदू थे और कुछ क्या थे, मुस्लिम। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके धर्म की भी अनदेखी की गई। तो अब इन सभी बातों से उनको क्या लगा कि इस देश में हमारे से क्या एक विदेशी व्यक्ति की तरह, एक अनजान व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जा रहा है और हमारे जो नागरिक अधिकार हैं उनसे हमें वंचित किया जा रहा है। तो इन सभी बातों से क्या हो गए, तमिल नाराज हो गए, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया 1980 के दशक से। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये वाद है यहाँ पे, बहुसंख्यकवाद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बहुसंख्यकवाद से अभिप्राय ऐसी मान्यता से है, ये सही लिखा है यहाँ पे, जिसके अनुसार यदि किसी देश में कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनमाने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। श्रीलंका की सरकार द्वारा सिंहली समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए कानूनों का निर्माण करना बहुसंख्यकवाद का उदाहरण है। ठीक है, तो श्रीलंका में जो वहाँ की सामाजिक स्थिति थी वो यहाँ पे देखते हैं हम। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 74% सिंहली है, 18% तमिल है, जिसमें कुछ हिंदू तथा कुछ मुसलमान हैं। ठीक है, यानी कि हिंदू और मुसलमान भाषा एक बोल रहे हैं, लेकिन तमिलों के जो धर्म है कुछ के हिंदू हैं कुछ के मुस्लिम हैं। और जनसंख्या का 7% क्या है, ईसाई है। तो सन 1948 में जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो ये कब बना, 1948 में। और ये भी हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं, सिंहली कितने हैं, तमिल कितने हैं और जो ईसाई हैं वो कितने हैं। इन पे प्रश्न पहले भी बोर्ड में आ चुका है।
तो श्रीलंका के स्वतंत्र राष्ट्र बनते ही अब जो सिंहली हैं उनको ये लगा कि भाई 74% है हम हैं, तो हमारा ही इस पे पूरा अधिकार होना चाहिए, हमारी ही मर्जी चलनी चाहिए। तो इसी के तहत सिंहलियों ने संख्या बल के आधार पर शासन पर अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश की। इसी बहुसंख्यकवाद नीति के अंतर्गत सिंहली राजनेताओं ने कई कदम उठाए। अब जो ये कई कदम है ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाए थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे दोबारा से यूज कर रहा हूँ। श्रीलंका में 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में प्राथमिकता दी जा रही थी किनको? सिंहलियों को, यानी तमिलों की अनदेखी की जा रही थी। जो लोग तमिल भाषा बोलते थे, पढ़ते लिखते थे, उनको विश्वविद्यालयों में और नौकरियों में कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। तीसरा, तमिलों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। चौथा, सरकारी संरक्षण वाली योजनाओं में तमिलों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था। ये हमने क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध कैसे शुरू हुआ उसमें ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। पांचवा, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और वो देगी। तो इन सभी बातों का तमिलों ने क्या किया? विरोध किया, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। अगला हमारा जो है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके 2 देशों का उदाहरण दिया गया है और उन 2 देशों के उदाहरण से आपको यह समझाने की कोशिश की गई है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो उसी के तहत जो हमने श्रीलंका में देख लिया कि अगर हम सत्ता में साझेदारी नहीं करेंगे तो 2 समुदायों के बीच क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा और हिंसा और अलगाववाद वहां पर जन्म लेगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में आपको एक दूसरा देश का भी उदाहरण दिया गया है जिन्होंने दूसरी उल्ट इनसे प्रक्रिया अपनाई। ठीक है, और जिसके कारण वहां पर 2 समुदायों के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो पाया, या जो थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था उस तनाव को भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो दूसरा देश कौन सा है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट की समीक्षा कीजिए। तो बेल्जियम है कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप है, वहां पर बेल्जियम देश है। तो बेल्जियम देश की जो जातीय बनावट है वो क्या है? बहुत जटिल है। किस प्रकार? देखो, देश की कुल जनसंख्या का 59 भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और यह क्या बोलता है? डच। ठीक है, तो ये देश की कुल जनसंख्या का, ठीक है, ये का आएगा यहाँ में, का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और ये क्या बोलता है? डच भाषा। ठीक है, इसका मतलब लगभग 60% लोग तो डच ही बोलते हैं वहां पे। दूसरा, 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्षेत्र आ गया वेलोनिया, और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 40% लोग, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। यानी 40 और 59 कितने हो गए? 99। तो 2 ही समुदाय वहां पर ज्यादा बड़े हैं। तीसरा, शेष 1% जर्मन बोलते हैं। अब 1 ही % रह गया था, 99% तो पहले हो गया था, प्लस में 1%, तो ये क्या हो गया? 100 हो गया। उसके बाद ये यहां पर हमने देखी कि एक क्षेत्र में डच वाले रहते हैं, एक क्षेत्र में फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं, और बीच में कहीं कहीं जर्मन लोग रहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, तो अब बेल्जियम की भी स्थिति देखें, वहां पर बेल्जियम में उल्टा है, बेल्जियम में फ्रेंच ज्यादा है और डच लोग, मतलब उसमें ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम की राजधानी है वहां पर फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या देखा था कि बेल्जियम में ओवरऑल ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले हैं? डच। ठीक है,
और फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में ये स्थिति बिल्कुल उल्टी है, वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं। फ्रेंच बोलने वाले संख्या में कम पर अधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली थे। अब ये थे तो 40%, लेकिन इनके पास ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा धन और आय थी, ज़्यादा ये शक्तिशाली थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बड़ा प्रश्न हमारा बनता है। बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट का वर्णन करते हुए सत्ता में साझेदारी के बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें लिखें। अथवा बेल्जियम के संविधान मॉडल की कुछ बातों का वर्णन कीजिए। अथवा बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 के बीच हुए संशोधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और ये प्रश्न आ चुका है कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में। अब इसका उत्तर क्या है, ये लगभग हम पहले भी कर चुके हैं। बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां 3 प्रकार के भाषीय समूह, जैसे डच कितने हैं 59, फ्रेंच कितने हैं सॉरी 40% और जर्मन कितने हैं 1%। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध तथा ताकतवर रहे हैं। ठीक है ना, कम है लेकिन इनके पास ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा ताकत, ठीक है ना, और ज़्यादा धन और आय है। इसी कारण सन 1950 यहाँ पे 1960 के दशक में डच भाषीय तथा फ्रेंच भाषीय लोगों में तनाव पैदा हो गया। इस तनाव को दूर करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने एक मॉडल तैयार किया जो इस प्रकार है। तो इन्होंने क्या मॉडल तैयार किया और इनका मॉडल बहुत प्रसिद्ध है समाज में, समुदायों के बीच में तनाव को कम करने के लिए। पहला पॉइंट इसका कि संविधान में इस बात का प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच तथा फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर। अब देखो साझेदारी कर दी ना, है कितने 59 और 40%, ठीक है। लेकिन केंद्रीय सरकार में दोनों मंत्रियों की संख्या कितनी रहेगी, बराबर। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषीय समूह के सांसद उसके पक्ष में हो। अब ऐसा नहीं है कि 59% लोगों ने मतलब कि किसी जो संविधान में संशोधन है या किसी कानून है ऐसा जो किसी विशेष भाषीय समूह को प्रभावित करता है, तो 59% लोगों ने, जो डच बोलने वाले हैं, उन्होंने फ्रेंच भाषा बोलने वालों पर कोई कानून थोप दिया। वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। जैसे उसमें था श्रीलंका में था, श्रीलंका ने क्या किया कि 74% सिंहली हैं तो वो जो 18% तमिल हैं उनको दबा सकते हैं और उनके ऊपर अपने कानून थोप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जो ज़्यादा है संख्या बल में, वो संख्या बल में कम लोगों को ना दबा पाएं। तो जब तक दोनों जो भाषीय समूह हैं वो उसके सांसद हैं, उनके जब पक्ष में नहीं होंगे उस किसी कानून के, तो वो कानून नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की स्थानीय सरकारों को सौंप दी गई। तो यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार ने अपने पास नहीं रखी, बल्कि उसका क्या कर दिया, विकेंद्रीयकरण, यानी कि शक्तियों को स्थानीय सरकारों में दे दिया ताकि वो शक्तियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समीप पहुंच सकें। उसके बाद चौथा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार का निर्माण किया गया तथा दोनों समुदायों में समान शक्तियां दी गई। अब ब्रुसेल्स में क्या था, 80% फ्रेंच बोलने वाले थे, ठीक है, और 20% क्या थे, डच, ठीक है। लेकिन इन दोनों के क्या कर दिया, समान प्रतिनिधि होंगे जो ब्रुसेल्स में सरकार बनेगी, क्योंकि जो केंद्रीय सरकार है उसमें 59% डच और जो 40% फ्रेंच थे। तो केंद्रीय सरकार में इन दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया कि दोनों के मंत्री समान होंगे। तो ऐसे ही यही मॉडल उसमें ब्रुसेल्स में भी अपनाया गया कि वहाँ पर चाहे फ्रेंच जो है वो 80% है, यानी संख्या बल में ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच हैं और सिर्फ 20% लोग डच हैं। उसके बावजूद भी दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। वही पूरे देश में जो मॉडल अपनाया गया वही ब्रुसेल्स में भी अपनाया गया।
उसके बाद 5वां, एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया है जो कि एक भाषीय समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाएगी। इस सरकार को कई मुद्दों से संबंधित अधिकार दिए गए जैसे कि भाषीय, शिक्षा, सांस्कृतिक इत्यादि। यानी कि फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच समुदाय की एक सरकार बनाएंगे, डच बोलने वाले डच समुदाय की एक सरकार बनाएंगे और उनके समुदाय से संबंधित जो भाषीय, शैक्षिक और सांस्कृतिक जो फैसले हैं वो इनकी सामुदायिक सरकार ही लेगी स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे आज के इन टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इनसे संबंधित सारे चैप्टर से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपको अंत में करवाए जाएंगे। इस वीडियो से संबंधित जो PDF है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।